मैं एडवोकेट दीपशिका आज बात करेंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आप कहेंगे कि सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट और एनआई एक्ट जो है, इन दोनों की हम बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये जो दोनों एक्ट हैं वो एक साथ ही ट्रीट किए जाते हैं और एक तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। तो बैंक जब भी आपके पास सेक्शन 25 के नोटिस भेजती है तो हमेशा उसमें आप नोटिस जब आपके पास आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट रीड विद सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों ऐसा लिखा होता है, तो वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और ये बताऊंगी कि अगर सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो क्या कुछ आपको करना चाहिए या क्या क्या आप अपना रिप्लाई देना चाहिए या किस तरीके से हम अपने तरफ से डिफेंस लें। तो ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। कृपया करके ये वीडियो लास्ट तक देखें और जो भी आपकी क्वेरीज हैं कोशिश करूंगी कि मैं उन सभी क्वेरीज को मैं क्लियर करूं। और चलिए बात करते हैं कि सेक्शन 25 की। तो उसमें जब हम बात करते हैं सेक्शन 25 होता क्या है। सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ये बताता है कि डिसऑन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो कि इक्विवेलेंट है 138 एनआई एक्ट के, जो चेक बाउंसिंग का होता है। तो दोनों ही एक ही तरीके से वहाँ पे एनआई 138 एनआई एक्ट में आपका चेक बाउंस होता है और आपका सेक्शन 25 में आपका ईसीएस बाउंस होता है। तो इसी वजह से ये दोनों एक्ट एक तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। दोनों ही एक्ट में जो प्रोसीडिंग है या प्रावधान है, जो पनिशमेंट है, जो पेनल्टीज़ हैं, वो एक जैसी होती हैं। अब लोगों के मन में जब सेक्शन 25 के नोटिस की आती है तो एक डर आता है कि अब हमें इस सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि भाई दोनों ही ऑफेंस जो हैं वो आपके क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं और इसमें आपको 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। और जिसमें कि अगर आप जो फाइन है आपके या तो 2 साल की सज़ा है या फिर जो भी आपका अमाउंट है, जो भी बाउंसिंग अमाउंट है, उसका डबल अमाउंट आपकी पेनल्टी है। तो या दोनों भी हो सकते हैं और दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो चेक बाउंसिंग के केस में हो चाहे सेक्शन 25 आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट में हो, दोनों में ही यही आपकी ऑफेंस की कॉग्निजेंस है जिसमें पनिशमेंट आपकी ये दे रखी है। अब चलिए ठीक है, ये सेक्शन 25 में आपको क्या कहते हैं पनिशमेंट दे रखी है, लेकिन मतलब क्या ये ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे हमें पनिशमेंट होगी ही होगी, या फिर यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे हमें पनिशमेंट ना हो। तो आप इसमें आपको जो ये ऑफेंस है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। इसमें इनिशियली बैंक क्या करता है कि सेक्शन 25 के तहत आपको सबसे पहले बैंक जो है सबसे पहले क्या करता है, आपके पास एक लीगल नोटिस भेजता है। लीगल नोटिस वो अपने एडवोकेट के माध्यम से भी भेज सकता है, जिसमें आपका जो भी इनसफिशिएंट फंड या ईसीएस बाउंस होता है इनसफिशिएंट फंड की वजह से, तो उसके तहत आपको नोटिस भेजता है कि अगर आप पेमेंट जल्द से जल्द नहीं करते हैं तो हम इसके तहत आगे कार्रवाई करेंगे। तो बैंक को पावर मिल जाती है, ये भी पावर उसको पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के सेक्शन 25 के तहत ही मिलती है, जहाँ पे अगर कोई भी ईसीएस बाउंस होता है तो वो सेक्शन 25 के तहत आगे लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है। अब आप जब बात करते हैं कि हम जब लोन लेने जाते हैं, अब बैंक को ये पावर मिल कैसे जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पहले तो हम चलो चेक देते थे और चेक अगर बाउंस होता था तो ये पनिशमेंट्स होती थी, लेकिन ई बाउंस के केस में लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है कि ई बाउंस में पनिशमेंट होती है नहीं, क्रिमिनल है कि सिविल है। तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि जो ये ऑफेंस है वो क्रिमिनल ही होता है, लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, इसको आप कंपाउंड कर सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें पनिशमेंट ही मिलेगी, अगर आप इसको कंपाउंड करते हो तो कोई पनिशमेंट आपको इसमें नहीं मिलती है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ईसीएस बैंक ईसीएस जब आपसे कराता है तो क्या कुछ ऐसा करता है बैंक कि आपका ऑटोमेटिक जो है बैंक आपके अकाउंट से जो है ईएमआई या जो भी अमाउंट है वो डेबिट हो जाता है और बैंक के अकाउंट में, या बैंक जो भी आपका जो भी अकाउंट के लिए आपने वो ऑटो डेबिट दिया उसमें क्रेडिट हो जाता है। तो जब आप लोन लेने जाते हो उस टाइम पे आपसे, अगर आप ऑफलाइन लोन अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक
आपको एक फॉर्म होता है, एक मैंडेट फॉर्म होता है जो आपको साइन फिल करके आपको देना होता है, जिसमें आप बैंक को या जो भी लेंडर है जिसने आपको लोन दिया है उसको ये परमिशन देने के लिए, तो आप वो फॉर्म जब उसको देते हो तो वो क्या करता है, उस फॉर्म को आप आगे फॉरवर्ड करता है आरबीआई को, और वहाँ से आरबीआई से उसको ऑथराइजेशन मिलता है। जो भी ये पेमेंट सिस्टम है, इस पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने का राइट जो है वो या तो फिर आरबीआई को है या फिर जिसको भी इसका ऑथराइजेशन मिला हो उसको। तो आपके पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में ये सारे प्रावधान दे रखे हैं कि कौन कौन जो पर्सन है वो ऑथराइज्ड होते हैं, कौन नहीं ऑथराइज्ड होते हैं, और क्या रीज़न रहते हैं ऑथराइजेशन के, क्या गाइडलाइंस होती हैं आरबीआई की जिनके चलते ये ऑथराइजेशन मिलता है। अब बैंक, ठीक है, बैंक ने वो जो मैंडेट है जो आपने भर के दिया या फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो आप ई मैंडेट के थ्रू भी अप्लाई करते हो ऑटो डेबिट का, तो वो आगे फॉरवर्ड जब वो आरबीआई को करता है तो आरबीआई क्या करती है, इसी एक्ट के तहत उस जो भी आपका ऑथराइजेशन फॉर्म है उसको इंक्वायर करती है, उसकी इंक्वायरी पूरी करती है, और उसमें जितने भी कंप्लाइंसेस हैं उनको अगर फुलफ़िल किया जा रहा है वो सब देखती है कि क्या सारे कंप्लाइंसेस फुलफ़िल हो रहे हैं, क्या ये जो जिसको हम ये ऑथराइजेशन दे रहे हैं वो कैपेबल है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या उन गाइडलाइंस को दिया जाता है कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर एक ऑथराइजेशन देता है। तो अगर ये ऑथराइजेशन नहीं हो, तो किसी को भी ये जो आपका पेमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेट करने का राइट नहीं है, ना बैंक को है, बस एक आरबीआई है जो ऑपरेट कर सकती है। अब आप ऑथराइजेशन की बात जब आती है तो आप कहेंगे कि यार ये ऑथराइजेशन से हमें क्या लेना देना, भाई हमने तो ऑटो डेबिट किया, ठीक है, लेकिन आप जब लेने जाते हो तो आप खुद ये एक परमिशन है वो बैंक है उसको देते हो कि ठीक है हम ये ऑथराइजेशन दे रहे हैं, और आप उस ऑथराइजेशन के बेस पर हमारे अकाउंट से जो भी अमाउंट है, जो भी ईएमआई आपका अमाउंट फिक्स हुआ है, जिस डेट के लिए हुआ है, जिस मंथ के लिए हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। अब चलिए ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये ऑथराइजेशन नहीं होता, तो अगर ये ऑथराइजेशन नहीं होता और आपको जो भी आपने लोन लिया है उसके लिए आपको पेमेंट डायरेक्टली ऐसे करनी पड़ती, तो क्या उस सिचुएशन में बैंक सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता था? नहीं। अगर वो ऑथराइजेशन नहीं होता तो बैंक को पावर नहीं होती है कि वो कोई भी आगे लीगल प्रोसीडिंग इस सेक्शन 25 के तहत करे। बट क्योंकि हम बैंक को खुद ये पावर देते हैं कि वो अगर इन फ्यूचर अगर हम किसी भी रीज़न से, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से ही हमेशा जो हमारा ईसीएस है वो बाउंस होता है, कभी कभार मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट के चलते भी हमारा ईसीएस बाउंस हो जाता है। अब उस कंडीशन में भी कभी कभार ऐसा होता है, तो अब इसमें चलिए ईसीएस बाउंस हो गया, बैंक ने सेक्शन 25 का नोटिस भी भेज दिया। अब आप ये सोचेंगे कि चलो ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस भी लग गया, तो हम क्या करें? अब डर की सिचुएशन आ जाती है कि भाई अब हमें तो पनिशमेंट होगी या हमको जेल जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं यही कहूँगी कि इस सिचुएशन में आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बैंक कभी भी आपको, सबसे पहले जो क्या करता है, बैंक आपको एक नोटिस भेजता है, लीगल नोटिस अपने एडवोकेट के माध्यम से, कि भाई आपके ये पेमेंट है, ड्यूज़ हैं, अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हो तो हम आपके ऊपर सेक्शन 25 के तहत कार्रवाई करेंगे। तो अगर इन केस किसी रीज़न के चलते आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप बैंक को रिप्लाई कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो कि ठीक है मैं पेमेंट ये कर दूंगा, ठीक है। बैंक जब फिर आगे, अब बैंक इसी सेक्शन के तहत ये जो कंप्लेन है वो कहाँ फाइल कर सकती है, वो आपका जो कंप्लेन है वो या तो आरबीआई ऑफिसर के पास अप्लाई कर सकती है कि जो भी अपनी कंप्लेन है वहाँ पे फाइल कर सकती है, या फिर जो भी आपके एमएम कोर्ट हैं वहाँ पे फाइल कर सकती है, या आपके स्टेट के जो भी सिविल जज, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न के जो जजेस होते हैं उसकी कोर्ट में आपका जो भी केस होता है वो फाइल होता है। अब केस फाइल होता है तो
अब जब केस फाइल हो गया और आपके पास फिर कोर्ट से जब सम्मन आता है, इनिशियली लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं जब आपका एडवोकेट से या एडवोकेट के माध्यम से आपके पास नोटिस आता है, तो क्या तभी हमारे ऊपर वो एक्शन लिया जाएगा? नहीं। जब भी केस जो है वो कोर्ट में जाता है या कंप्लेन है वो कोर्ट में फाइल होती है, तो उसके लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। पहले बैंक को आपको 30 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा और उसमें आपको अब 30 दिन पहले जब वो नोटिस भेजता है आपको टाइम दिया जाएगा 30 दिन के बाद 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करने का। अगर वो 15 दिन का जो टाइम है, वो 15 दिन का टाइम जब ख़त्म हो जाता है, अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसका मैक्सिमम 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि 30 डेज़ के अंदर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। बैंक अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर कंप्लेन फाइल कर देती है तब तो इस सेक्शन के तहत कार्रवाई आगे होती है। ठीक है, बैंक ने सेक्शन 25 लगा दिया। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें? आपके पास अगर नोटिस आता है तो सबसे पहले आप चाहें तो जो भी आपके एडवोकेट के माध्यम से आए आप उनको रिप्लाई कर सकते हो। रिप्लाई में आप बता सकते हो कि किन किन रीज़न से आप पेमेंट जो है आपका बाउंस हुआ है, क्यों आप पेमेंट नहीं कर पाए, और आप जो भी रीज़न अपना जो भी डिफेंस लेकर के वहाँ पे बैंक को आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि ठीक है फिर भी केस हुआ, अब इसमें होता क्या है कि सेक्शन 25 के तहत अगर कोई भी नोटिस आता है तो आपके पास जब नोटिस आया और आप कोर्ट के सामने अपीयर हुए तो आपको इनिशियली ये जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस होता है, तो आपको सेम डे वहाँ पे बेल मिल जाती है। उसके बाद आगे की जो प्रोसीडिंग होती है वो आप मान लीजिए कि अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हैं केस को तो आगे कंटेस्ट कर सकते हो। और कंटेस्ट करने के साथ में कि भाई मान लीजिए कि आपने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है तो आपको भी सुनने का राइट कोर्ट को होता है और कोर्ट आपको भी सुनता है। और जब मान लीजिए कि अगर आप दोनों के बीच में इस बीच में आप सहमति बनती है तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हो दोनों। तो कोर्ट भी चाहता है कि ठीक है ऐसा कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत से केसेस आ रहे हैं कि भाई लोग ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं, पेमेंट नहीं करते, तो ऑटो डेबिट के केस में, ईसीएस बाउंस के केस में सेक्शन 25 एक ऐसा रोल प्ले करता है कि भाई आपको पेमेंट जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाती है। इसलिए बैंक ज़्यादातर इस सेक्शन को अप्रोच भी करता है ताकि उसका जो जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग वो रिकवर कर सके। तो ठीक है, आपने कंटेस्ट किया, आप कंटेस्ट कर रहे हो और कंटेस्ट करने के बाद आपके पास भी राइट होता है कि आप वहाँ पर कोर्ट में जाकर के सेटलमेंट करो। आप जैसे ही सेटलमेंट करते हो जितने भी ऑफेंसेस हैं या जो बैंक है वो मतलब आपका जो भी जो केस है उसको क्वैश करा सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताई सेम यही चीज़ें जब आप 138 चेक बाउंसिंग के केस में जाते हो वहाँ पे भी सेम यही चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे भी आपका कंपाउंडेबल होता है और दोनों ही जो केसेस हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं। अगर आप पेमेंट कर देते हो या आप दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट हो जाता है तो वो आप वहाँ से आप फ्री हो जाते हो, बरी हो जाते हो और कोई भी आगे कॉग्निजेंस या कोई भी पनिशमेंट उसमें नहीं लगते। इन केस अगर आप जैसे आपने नहीं कर पाते हो तो आपके पास और भी बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको लेकर के आप कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आप कंटेस्ट कर सकते हो, जिनका आप इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको कंटेस्ट करने की प्रोसीडिंग में आगे जा सकते हो। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आपके पास में सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो आप सबसे पहले टाइमली रिप्लाई करें बैंक को, और बैंक आपसे जब ऑथराइजेशन लेता है तो आप उस चीज़ को भी देखिए कि क्योंकि जो आरबीआई है वो जो ऑथराइजेशन बैंक को देता है तो आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए उनको वो ऑथराइजेशन मिल रहा होता है जिससे कि उस पेमेंट सिस्टम को वो ऑपरेट करता है बैंक, ताकि आपका जो भी आपकी ईएमआई है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। तो इस ऑथराइजेशन को रिवोक करने का भी आपका प्रावधान है वो आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में है, जिसमें अगर आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है या आरबीआई देखती है कि जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैंने दिया है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो आरबीआई चाहे तो उस ऑर्डर जो ऑथराइजेशन है उसको रद्द भी कर सकती है। तो सेक्शन 8 के तहत ठीक है ऑथराइजेशन जो है उसको रिवोक किया जा सकता है। आरबीआई जो है
आपका जो ऑथराइजेशन है उसको रद्द भी कर सकती है। तो लेकिन रद्द कर दे सकती है, लेकिन अगर पाया जाता है कि अगर जो बैंक है या जो भी जिसको भी ऑथराइजेशन मिला है, तो वो अगर आरबीआई की गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशन को का पालन नहीं करता है, तो इस सेक्शन के तहत सज़ा का भी प्रावधान है। और ये सज़ा 1 महीने से लेके 10 साल की पनिशमेंट होती है, और या फिर फ़ाइन आपका 1 करोड़ का फ़ाइन होता है। और अगर आप वो फ़ाइन पे नहीं करते हो तो 25,000 पर डे आपको फ़ाइन देना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में दी हुई हैं, जहाँ पे क्योंकि हम सबसे पहले ईसीएस का ऑथराइजेशन देते हैं बैंक को, उसी के तहत वो ये कार्रवाई करता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि बैंक ये कार्रवाई सेक्शन 25 के तहत क्यों करता है, और जब अगर वो इस सेक्शन 25 के तहत कोर्ट में केस फाइल करता है तो क्या कुछ हमको करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। और कृपया करके आप सेक्शन 25 का जब भी आपके पास नोटिस आए तो टाइमली आप नोटिस का रिप्लाई कीजिए, और अगर केस फाइल होता है तो वहाँ पे अपीयर होएं, आप बेल लें, बेल आपको सेम डे मिल जाती है। और जो भी आपकी प्रोसीडिंग होती है उसमें आप अपना डिफेंस लेकर के आप कंटेस्ट भी कर सकते हो।